Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. Hello everyone. Hello. Please welcome in this class. आप सभी का इस क्लास में स्वागत है, जो कि आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं अवेयरनेस अबाउट द कोल फील्ड ऑफ इंडिया। तो आप लोग जरा जल्दी ज्वाइन कर लें इस क्लास के बारे में। कोल, यहाँ से अगर हम बात करें तो कोल जो है अवेयरनेस अबाउट द कोल सेक्टर इन इंडिया। तो कोल सेक्टर जो है ये एक तो बहुत ही वाइब्रेंट फील्ड है, एंशिएंट है और अभी भी हमारे एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। उसकी वजह ये है कि बहुत आसानी से अवेलेबल है और इन तमाम इन्वायरमेंटल जो डिबेट्स हैं उसके बावजूद भी ये सबसे सस्ता मिलने की वजह से और इजीली अवेलेबल होने की वजह से अभी भी ये सबसे ज्यादा एनर्जी के लिए यूज होने वाला चीज है। तो ये जो है इसके बारे में आखिर कोल का फॉर्मेशन शुरू से देखते हैं एक बार कि कोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो हम सब जानते हैं, बहुत एलिमेंट्री लेवल पे जब हम पढ़ रहे थे तो हमें ये बात खबर है कि क्या हुआ कि सेडिमेंट्री, जब भी कोल हम देखेंगे ना तो वो सेडिमेंट्स के तौर पे लेयर्ड वाइज हमारे जमीन में हमारे यहाँ हमारे माइनिंग जब करते हैं तो वो सेडिमेंट्स के तौर पे वो इकट्ठा होते गए। उसका एक जैसे स्वैम्प्स 3 मिलियन ईयर अगो, क्या कह रहा है कि स्वैम्प्स में थे वो जो जंगल और जो वनस्पतियां थी वो दबी। कब की बात हो रही है? बिफोर द डायनासोर्स नहीं। तो ये जो है कि इसके बारे में कि ये जो स्वैम्प्स थे तो यहां पे इनका सेडिमेंटेशन होता गया। फिर ये ऐसे और भी जो एनिमल्स थे उनका लेयर टू लेयर ऐसे डेड प्लांट्स एंड डर्ट और उसके बाद रॉक एंड डर्ट कोल में कन्वर्ट हो गए। एक के बाद एक वो लेयर उनके ऊपर जो प्रेशर क्रिएट हुआ उसकी वजह से ये कोल में कन्वर्ट हो गए। नहीं तो ये हम एक बार जानते हैं इस वाली चीजों को कि हाँ ऐसा हुआ है और ये कोल में कन्वर्ट हो गया, जो कि अभी के वक्त में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी का सोर्स है हमारे पास। अभी भी एनर्जी का 80% सोर्स जो है 80% जो सोर्स है वो हमको जो है वो आता है कहां से? कोल से आ रहा है। ओके, तो जब हम ये देखते हैं तो अलग अलग इसका भी देखेंगे कि कितने तरीके के फिर टाइप्स ऑफ कोल क्या है। नहीं, और उसमें कार्बन के जो है तो पीरियोडिक टेबल में कार्बन जो है वो किस नंबर पे है? 6 नंबर पे। ओके, और वो जो है और तो कितने तरीके कोल जो है वो एक लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब ही है कोल। ओके, तो कितने तरीके का है अगर इसको देखें अगर हम तो इसमें देखेंगे कि हमारे पास 4 सब कैटेगरीज हैं। 4 सब कैटेगरीज में हमारे पास क्या है कि हमारे पास है जो अगर बेस्ड देखें तो एंथ्रासाइट है जो कंटेन करता है 86 to 97% कार्बन। उसके बाद हमारे पास बिटुमिनस है जो उसके बाद सब बिटुमिनस और उसके बाद हमारे पास लिग्नाइट है। तो अगर हम देखें तो लिग्नाइट जो है वो बहुत ही कम कार्बन है, उसमें बहुत ही लेस कार्बन है, यानी कि ये भी परसेंटेज पूछता है, यानी 25 to 35% के आसपास में है, जिसको कि ब्राउन कोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राउन कोल 25 to 35% कंटेन करता है। हमारे पास क्या? लिग्नाइट। क्या है? लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है उसमें कार्बन का जो परसेंटेज है, कार्बन का परसेंटेज है 25 to 35%। ओके, 25 to 35%। इसको एक बार अगर आप लोग हैं जो भी स्टूडेंट आप मुझे देख पा रहे हैं और इस अपने बहुमूल्य टाइम को मेरे साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसको अभी ही याद कर लेने की जरूरत है, एक बार की फिर से अलग से ना पढ़ने की जरूरत पड़े। लिग्नाइट जो है वो 25 to 35% है। उसके बाद हमारे पास क्या है? सब बिटुमिनस। सब बिटुमिनस, सब बिटुमिनस जो है वो है 35 to
45% क्या, इसमें क्या है, ये क्या है, कार्बन के परसेंटेज है, ये क्या है, कार्बन के परसेंटेज। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, बिटुमिनस। क्या है बिटुमिनस, क्या है, बिटुमिनस आता है हमारे पास, जिसमें कि हमारे पास जो मात्रा है वो क्या है बिटुमिनस की, ये है 45 to 86%। 45 to 86% आपके डिस्प्ले पे भी वो परसेंटेज दिख रहा है। और एक बार जरा आपको याद हो जाए ये सभी चीजें, इसकी वजह से हम रिपीट कर लेना है। उसके बाद हमारे पास आता है द एंथ्रासाइट, जो कि सबसे ज्यादा जिसमें कार्बन के परसेंटेज है। नहीं, क्या है, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट, ओके, एंथ्रासाइट, ये क्या है, इसमें क्या है हमारे पास 86 to 97% तक कार्बन के परसेंटेज है। ओके, तो ये हमारे पास जो डेटा मिला हमको कि ये जो है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। आपको 2-3 और भी जो है मिनरल्स के नाम और आपके ओड्स के नाम दे देंगे, इसमें से ऐड कर देंगे, और ये भी पूछ लेंगे कि इनमें से कौन जो है वो कोयला नहीं है, नहीं, इसमें से कौन सा जो है वो नहीं है, या कोयले के प्रकार नहीं है। या फिर ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि इस परसेंटेज के बारे में पूछ सकते हैं, वो इसमें से पूछ लेंगे कि इसमें से कौन सा परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज के हिसाब से इसको डिवाइड कर देंगे। और उसमें से एक बात और भी पूछा जा सकता है कि मैच कर दो इसको, नहीं, कि इसको मैच करा दिया हमने, कि जो है कि अनमैच करा दिया, और उसके बाद से एक प्रॉपर मैच पूछ लिया आपसे, नहीं। तो ये जो है, अगर ऐसा कुछ कर देते हैं ये, तो फिर ये भी डेटा, इस वजह से ये डेटा हमको याद होना चाहिए, बहुत बेसिक डेटा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जब मैं ये बात कह रहा हूं कि हमारे पास जो है ये कैटेगरीज हैं, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि अलग अलग कार्बन के परसेंटेज, तो ये कैसे डिसाइड कैसे करते हैं, इसको डिसाइड करने के लिए बहुत मेथड जो है वो बहुत लिमिटेड मेथड है, जिसमें हम देखते हैं कि कितना मॉइस्चर है इसमें, नहीं, वोलेटाइल गैसेस कितनी है इसमें, नहीं। दूसरी नंबर चीज क्या है कि जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूट जो है, उसमें हम देखते हैं कि सल्फर की मात्रा निकाल देने के बाद और जो मॉइस्चर्स निकाल देने के बाद उसमें जितना कार्बन बचता है वो कितना कार्बन है, उसकी वैसे हम इसको डिसाइड करते हैं। ओके, तो क्या मैटर करता है, कैसे करता है, द रैंक ऑफ कोल इज डिटरमाइंड बाय द परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन। पहली बात क्या हुई रही है, कह रहा है कि पहला ही जो है वो पहला जो है वो है क्या है, द ए इज फिक्स्ड कार्बन। क्या है, फिक्स्ड कार्बन। क्या बात कह रहा है, पहला जो है वो फिक्स्ड कार्बन होना चाहिए। क्यों, जब रैंक डिसाइड करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं, तो फिक्स्ड कार्बन होना चाहिए। कि उसके बाद क्या कहता है, मॉइस्चर वाटर, उसके बाद क्या है, मॉइस्चर। क्या है, मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब क्या है कि नमी कितनी है, किसी भी चीज में नमी कितनी है, यानी वाटर कंटेंट कितना है, वाटर कंटेंट कितना है किसी चीज में, नहीं। उसके बाद क्या कह रहा है, वोलेटाइल्स मैटर्स, मतलब ये गैसियस फॉर्म में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, नहीं, और गैस होती है। तो ये जो चीजें हैं जिसको कि एक सर्टेन टेम्परेचर अगर हम दें तो टार कितना है, तो ये सभी जो चीजें हैं, अगेन आई एम एक बार फिर से पूछता हूं कि मैं ऑडिबल हूं और आप लोग मुझे देख पा रहे हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी देर पे अगर आप लोग मुझे इसकी इत्तला करते रहें, ये बताते रहें, इस बात को इन्फॉर्म करते रहें, तो मैं यहाँ पे समझ पाऊंगा कि यस आई एम ऑडिबल टू यू, कि आप लोग आई एम विजिबल टू यू, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कल के क्लास में हमने देखा था कि कुछ टेक्निकल इशू हुआ था जिसकी वजह से क्लास इंटरप्ट हो गया था। तो थोड़ी थोड़ी देर पे पढ़ते वेरी गुड, थैंक यू पीसी पटेल, थैंक यू गणेश,
वेरी वेरी थैंक यू। क्या है, हिरातकर, इट्स वेरी न्यू टाइटल फॉर मी, सरनेम। थैंक यू सिरी, थैंक यू। तो मॉइस्चर कितना है इसकी बात है नहीं, और उसकी बात जो है, तो इसमें हमने देखा कि क्या वोलेटाइल मैटर है, क्या है, वोलेटाइल मैटर की बात कह रहा है कि वोलेटाइल मैटर कितना है, वोलेटाइल मैटर कितना है नहीं। और ये इसको जरूरी ये है इसको जानना, इसलिए कि दिस दिस पैरामीटर डिसाइड कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो कोयला, वो जो हमारे पास है कि एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट जो है, और बिटुमिनस के दो हमारे पास है। इंडिया में बिटुमिनस जो है बहुत ज्यादा है और हम उसका यूज करते हैं एनर्जी के लिए। ये भी एक जरूरी फैक्ट है, बिटुमिनस को याद रखना है कि इंडिया में। और तो ये चीजें हैं कि वोलेटाइल मैटर कितना है। उसके बाद थर्ड लेवल पे क्या आ रहा है कि कैलोरीफिक वैल्यू इन ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स, बीटीयू नहीं, ये क्या कहता है, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो कितनी है, कितना सल्फर को निकाल देने के बाद और मिनरल मैटर्स को निकाल देने के बाद। ये जो चौथा पॉइंट है हमारे पास क्या आया कि ब्रिटिश थर्मल में नहीं, कैलोरीफिक मैटर जो है एलिमिनेट जब कर दे कैलोरीफिक मैटर्स को, जिसमें सल्फर को अगर हम एरिडिकेट कर देते हैं सल्फर को, और उसमें क्या है कि जो मिनरल्स मैटर है, जो भी मिनरल्स है उसके अंदर, उसको जब हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, उसके बाद हमारे पास जो कार्बन का कंटेंट बचता है, दैट डिसाइड्स द रैंक। क्या करता है, ये बताता है रैंक। दिस इज वेरी यूनिक, ये इसको थोड़ा ऐसे भी जानने की जरूरत है। इससे क्वेश्चंस जो है वो अगर पूछ लेता है कि क्या चीजें हैं, तो आपको ये बातें याद रहनी चाहिए। तो हमारे पास ये चीजें हो गई। कैलोरीफिक मैटर जो है कहां पे, ब्रिटिश के यहां, अब ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स में, कहां पे, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, इसलिए कि ब्रिटिशर्स जो थे वो सबसे पहले इसकी शुरुआत की, इसको यूज करना शुरू किया कमर्शियली। तो उनके पास जो थर्मल यूनिट्स है उसमें सल्फर को निकालने के बाद ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि कौन सी चीजें निकालने के बाद हम उसको चेक करते हैं। क्वालिटी ऑफ द कोल ओर्स नहीं, तो इसको करने के बाद हम इसको चेक करते हैं। ओके, अब एक चीज है, इसको इंपॉर्टेंट है कि द कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड इनटू फेजेस इन 1972। इसको याद रखने की जरूरत है, नेशनलाइज किया गया। डेट्स को और थोड़े टर्म्स को याद रखने की जरूरत है कि क्या बात हो रही है, अभी बात हो रही है नेशनलाइज्ड करने की। जब भी नेशनलाइज्ड बात आए तो आपको एक बात समझना है, इस देश के अंदर आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तो उसमें हम देखेंगे तो 1972 के आसपास वाला जो फेज है ना, इंदिरा गांधी का फेज, उसमें नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स पढ़ेंगे आप लोग, जीएस पढ़ रहे होंगे तो उसमें पढ़ा होगा। उसी फेज में नेशनलाइजेशन ऑफ क्या आ रहा है, नेशनलाइजेशन ऑफ कोलफील्ड भी आ रहा है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा हमारे पास, कब कि कोलफील्ड को नेशनलाइज्ड किया जा रहा है 1972 में। कौन है, इंदिरा गांधी। कौन है यहाँ पे, इंदिरा जी हैं। पीएम जो है हमारी कौन है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, इन्होंने क्या किया, नेशनलाइज्ड किया कोलफील्ड को। इसका मतलब कि हम देखेंगे कि उसके पहले, आजादी के बाद नहीं, मतलब जब हमारे पास आजादी के तुरंत बाद की घटनाओं को देखेंगे तो उसमें हमने देखेंगे कि लिमिटेड है कोलफील्ड इंडिया जो है, वो है तो, लेकिन वो एक कंपनी के तौर पे है। नेशनलाइजेशन जो है वो 1972 में हो रहा है। उसी तरीके से एक बात और देखेंगे कि रानीगंज कोलफील्ड जो है ना, ये वेस्ट बंगाल में है। कहां है, ये वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में है रानीगंज, जो इस देश का पहला कोलफील्ड माइनिंग वहां हो रहा था। कहा, रानीगंज कोलफील्ड इन वेस्ट बंगाल, फर्स्ट माइन इन 1774। कौन सा डेट मिला, 1774। नेशनलाइजेशन का कौन सा डेट है, 72 नहीं, इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर। और इसमें एक रोचक तथ्य यह है, द इंपॉर्टेंट थिंग, कि रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी was the owner of this coalfield, देवेंद्रनाथ टैगोर, द्वारिकानाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी द्वारिकानाथ टैगोर,
और द्वारकानाथ टैगोर आपको याद हो तो आप देखेंगे कांग्रेस के बहुत पहले 1836 और 1838 में उन्होंने एक सोसाइटी बनाई थी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। इंडिया का पहला पैन इंडियन सोसाइटी है वो, बिफोर द कांग्रेस। तो रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी, ओके, एनी क्वेरी कुछ क्वेरी भी हो तो आप बोल सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड श्री सौम्या, थैंक यू, थैंक यू। कुछ बातें समझ में ना आए या फिर जिसको रिपीट करना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। कुणाल, आप लोग कुछ भी अगर ऐसा है जो चीजों को रिपीट करना हो या फिर कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरी हो, कुछ जिसको या फिर कोई टॉपिक को रिपीट करना हो तो उसके बारे में भी मुझे इन्फॉर्म करें, तो इस क्लास को और ज्यादा एनरिच होने में मदद मिलेगी। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि जो फर्स्ट कोल फील्ड है वो 1774 में, नहीं, और उसका लेकिन कमर्शियल यूज 18th सेंचुरी के बाद ही शुरू हुआ, 1804 के आसपास में। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम देखेंगे कि रेलवे का इन्वेंशन उसके बाद ही होता है, जहां पे रेलवे में पहली दफा हम कोल को यूज करना शुरू करते हैं। मतलब उसको कम्यूट करने के लिए जब रेलवे का यूज होना शुरू होता है तो कोल माइन का बहुत बड़े लेवल पे यूज होना शुरू होता है, नहीं? तो दो चीजें यहां पे है, एक तो फर्स्ट नेशनलाइजेशन एंड द सेकंड वन वाज द कि पहली बार कौन सा है? रानीगंज है। रानीगंज कहां है? वेस्ट बंगाल में है। और 1774 द्वारकानाथ टैगोर इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा रोचक बन जाए आपका क्लास। ओके, तो अब बात है कि द कोल सेक्टर्स प्लेज अ वाइटल रोल इन इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। सही बात है। As coal is the primary source of the energy, contributing over 50% of the country's electricity generation। अभी भी इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, मैं पहले ही जब क्लास शुरू ही कर रहा था तो बात हो रही थी थर्मल एनर्जी के लिए पूरी तरीके से जो मेन रिसोर्स है वो हमारा कोल है। थर्मल एनर्जी को जब हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में, तो इसकी वजह यह है कि बहुत ही इजीली अवेलेबल है और बहुत रिसोर्सेज जो इसी वजह से जब हम टेक्नोलॉजी में इतनी बातें कर रहे हैं, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो अभी 2020 के बाद कोल का प्रोडक्शन जो है, तो हम वी वर इंपोर्टिंग द कोल फ्रॉम द इंडोनेशिया, और भी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से, लेकिन द इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री विच इज एक्सपोर्टिंग कोल टू इंडिया। इंडोनेशिया जो है वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, सबसे बड़ा निर्यातक है कोल का। जो हमारे यहाँ कमी होती है उसकी पूर्ति जो है वो इंडोनेशिया करता है। तो बताइए इंडोनेशिया की राजधानी कहां है? जकार्ता। ओके, तो ये जो चीजें हैं ये हमने देखा कि 50% अभी भी इस वक्त में भी जो एनर्जी का सोर्स है वो कोल है। और अभी आप देखेंगे तो 2020 में हमने क्या दिया कि प्राइवेट बॉडीज को माइनिंग का अधिकार दे दिया, और अब बहुत सारे कंपनियां जो हैं वो ऑक्शन के थ्रू बहुत सारे कोल फील्ड को माइनिंग करने का अधिकार उनके पास है। टाटा है, जिंदल है, ये सारे लोग। तो हम देखेंगे कि इस वक्त में भी हसदेव जो है, जो हसदेव फॉरेस्ट है, उसको काटा जा रहा है ताकि वहां से कोल माइनिंग किया जा सके। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि चूंकि वो जमीन के नीचे है, हमने देखा था फर्स्ट स्लाइड में ही, वो जमीन के नीचे है, ऊपर जो है लैंड है, तो बहुत सारे चैलेंजेस में डिस्प्लेसमेंट देखेंगे हम, इन्वायरमेंट का इशू देखेंगे। तो लेकिन वो अब चूंकि माइन है और नीचे है, तो उसके लिए हम लोगों को एक बहुत सस्टेनेबल, चूंकि हमारे एज का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे करेंगे तो उसके बारे में हम बातें करेंगे, लेकिन अभी जो है वो ये चीजें हैं। ओके, मेजर कोल रिजर्व्स इन इंडिया कहां है? नहीं, मेजर, अब इसमें दो डेटा है। एक तो जो है इंडिया के अंदर कुछ लोगों को कुछ जगहों पे कुछ ऐसे साइट्स हैं जो साइट कर रहे हैं कि झारखंड को जो लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइट पे जो है वो उड़ीसा को वो बता रहे हैं कि उड़ीसा जो है वो लार्जेस्ट साइट है। यानी क्या हुआ?
उड़ीसा, झारखंड नहीं, छत्तीसगढ़, तो महाराष्ट्र, तो ये जो क्रम है हमको, तो उड़ीसा में जो है वो 97.52 ट्रिलियन, और यहां पे क्या है कि हमारे पास 82 ट्रिलियन। तो उड़ीसा में जो है अभी अगर आपके एग्जाम के बिहेवियर्स में देखें तो अगर आपके ऑप्शंस में अगर पूछता है कि लार्जेस्ट कहां है, मतलब लार्जेस्ट जो रिजर्व है वो कहां है, अगर आपके क्वेश्चन में झारखंड है, उड़ीसा नहीं है, इफ उड़ीसा इज नॉट देयर, तो आपको झारखंड को टिक करना है। लेकिन अगर झारखंड और उड़ीसा दोनों है तो गो फॉर द उड़ीसा, इसलिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो साइट है वो ज्यादा रिलायबल साइट है, उसमें विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, तो ये अगर 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 इसकी क्रोनोलॉजी पूछ ले, तो क्रोनोलॉजी जब पूछेगा तो इसमें हम क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ के बाद हम यहां पे वेस्ट, क्या है छत्तीसगढ़, ओके ओके ठीक है, तो वेस्ट महाराष्ट्र, और ये क्रम हमको याद रखना होगा। ये क्रम याद रखेंगे तो अगर एक के बाद एक क्रोनोलॉजी पूछ ले इंडिया स्टेट्स के बारे में, तो ये क्रोनोलॉजी हमारी बनती है। इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये था, ये बात थी कि अगर झारखंड, बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे पुस्तकों में, बहुत सारी किताबों में भी झारखंड, और झारखंड का जो झड़िया है, झड़िया जो है ये लार्जेस्ट कोल माइनिंग एरिया है। देश का लार्जेस्ट कोल माइनिंग एरिया जो है वो क्या है, झड़िया। इसको भी थोड़ा याद रखें, झड़िया जो है वो लार्जेस्ट कोल माइनिंग एरिया है, जो कि कहां है, झारखंड में है। ठीक है, एक बार फिर से याद, इसको नोटिस करें कि अगर झारखंड के बाद और भी है और उसमें पूछता है, आपके ऑप्शन में झारखंड के बाद और स्टेट्स है, और उसमें अगर आपका क्वेश्चन है कि विच वन इज द लार्जेस्ट रिजर्व इन इंडिया, तो उसमें झारखंड। लेकिन अगर उड़ीसा भी अगर ऑप्शन में है तो माई सजेशन इज, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइट, गो फॉर द उड़ीसा। ओके, तो ये तो इंडिया में था। अगर वर्ल्ड के लेवल पे पूछ ले तो, ये भी कई बार पूछता है, क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि वर्ल्ड के लेवल पे पूछ ले तो कि कोल का जो मेजर रिजर्व है वो वर्ल्ड में कहां है, तो इसमें जो है फर्स्ट लेवल पे जो है वो है यूएसए, सेकंड लेवल पे रशिया, ओके, और थर्ड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया नो, एंड फोर्थ लेवल पे चाइना, ओके, एंड फिफ्थ लेवल पे इंडिया। एक इंपॉर्टेंट बात, एक सिग्निफिकेंट चीज यहीं पे देखने की जरूरत है कि कोल कितना डिटरमाइन करता है पावर को। एनर्जी जिसके पास ज्यादा होगी, पावर उसके पास ज्यादा होगा, इसलिए कि इट स्टार्ट्स द चेन ऑफ डेवलपमेंट, एक के बाद एक ग्रोथ का स्टार्ट हो जाएगा। नहीं तो सबसे ज्यादा जिसके पास, तो सबसे ज्यादा पावरफुल, एंड द मोस्ट द सेकंड पावरफुल, और द थर्ड, और द चाइना, एंड इन इंडिया। तो अगर इंडिया का जो रैंक देखे वर्ल्ड में फिफ्थ है। नहीं तो ये हमारे पास एक डेटा है, इसको भी नजर में रखने की जरूरत है। yes Kunal, due to railways, yes, but this is not the complete question. ड्यू टू रेलवेज व्हाट, कि रेलवे की वजह से क्या। अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि रेलवे के इन्वेंशन के बाद इसका बहुत वोगरसली, बहुत अच्छे तरीके से यूज होना शुरू हुआ, इसलिए कि हम तो देखें कि 1776 में ही शुरू हो गया माइनिंग, लेकिन 18वीं सेंचुरी के बाद जब रेलवे इन्वेंट होता है, उसका
उसका जो कमर्शियल यूजेज शुरू होते हैं। नहीं, तो ये कोरिलेशन हम देख सकते हैं, इसको कोरिलेशन कुणाल कि इसका कोरिलेशन है कि वो बेहतर बड़े लेवल पे शुरू होता है काम होना और कोयले का यूज होना शुरू होता है, तो उसमें रेलवे का बहुत योगदान है। तो ये हम देख रहे थे, हम पावर स्ट्रक्चर में देख रहे थे और वर्ल्ड में देख रहे थे इंडिया का पोजीशन। इंडिया इज ऑन द 5th पोजीशन और 1 to 5th हमने देख लिया कि यहाँ पे वर्ल्ड के मेजर स्टॉक होल्डर रिजर्व किन किन कंट्रीज के पास है। ओके, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और पूछते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोल सेक्टर्स नहीं इन इंडिया, क्या है इंपॉर्टेंस? एक तो एनर्जी प्रोडक्शन में है, एनर्जी प्रोडक्शन में इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट, ये इंपॉर्टेंट बात है कि सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ कोल ग्लोबली। नहीं, प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है, कहां? ग्लोबल लेवल पे, पूरे विश्व में भारत जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट है। नहीं, तो फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है? एग्जैक्टली द यूएसए, पहला जो है वो यूएसए है। ग्लोबली ओवर 70% ऑफ पावर जनरेशन इन इंडिया डिपेंड्स ऑन कोल। कितने परसेंट? 70% जो है वो कोल पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए कि बहुत ही आसान है इसकी माइनिंग और आसानी से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, आसानी से वी कैन यूज इट फॉर द एनर्जी। ओके, और दूसरा क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ द कोल सेक्टर, और क्या है उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द कोल सेक्टर्स। इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या है? दिस सेक्टर सपोर्ट्स द मिलियन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स, माइनिंग में, ट्रांसपोर्ट में, फिर उसके बाद जो एनर्जी प्रोडक्शन है उसमें, इसमें तो क्या कहा, डायरेक्ट कहा और इनडायरेक्ट कहा। नहीं, इनडायरेक्ट मतलब अगर मान के चलिए कि किसी फर्टिलाइजर्स में अगर यूज हो रहा है तो वो इनडायरेक्ट नहीं, या फिर तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स प्रोड्यूस करता है। कौन सा इकोनॉमिक इंपैक्ट है इसका? कोल फील्ड का इंपॉर्टेंस के बारे में क्या इंपॉर्टेंस है? मेकिंग अ क्रूशियल पार्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। सही बात है। अभी हमने पावर स्ट्रक्चर में देखा कि वी वर ऑन द 5th बिकॉज ऑफ कि हमने हमारे पास रिजर्व्स के मामले में भी हम 5वें स्थान पे हैं, और अगर हम देखेंगे तो पावर स्ट्रक्चर में भी कोयला जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ द कोल इन द इंडस्ट्रियल यूज। इंडस्ट्रियल क्या है? अपार्ट फ्रॉम पावर, मतलब पावर सेक्टर के बावजूद कोल इज एसेंशियल फॉर द इंडस्ट्रीज लाइक स्टील। नहीं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट को कैसे उसको अलग कैसे करेंगे? उसको एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए, एंड टेम्परेचर जो है वो तो कोल से आना है ना? तो उसके लिए कोल, इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी आयरन फैक्ट्रीज हैं वो कोल फील्ड एरिया के आसपास हैं। झरिया झारखंड एंड बोकारो स्टील प्लांट इज देयर। छत्तीसगढ़ का इतना बड़ा इलाका नहीं, और आप देखेंगे कि भिलाई स्टील प्लांट इज देयर। नागपुर का इलाका, यहाँ पे बहुत सारे स्टील प्लांट, और सतपुरा रेंज इज देयर, और द पेंच इज देयर। इसी क्लास में हम अभी इसको पढ़ेंगे, जहां पे कोयले के खदानों के नजदीक ही हमने देखा कि इसलिए कि वो बहुत जरूरी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट टू प्रोड्यूस द स्टील। तो उस सीमेंट उद्योगों में नहीं, या फर्टिलाइजर्स में, तो ये देख लेंगे कि हम कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब क्या है की प्लेयर्स इन इंडियन कोल सेक्टर्स, कौन कौन से लोग प्लेयर्स हैं? नहीं, कोल इंडिया लिमिटेड, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन प्रोड्यूसिंग द कोल। कब हो रहा है? एस्टेब्लिश्ड हो रहा है 1 नवंबर 1975 को। कब हो रहा है ये? कब बन रहा है? कोल इंडिया लिमिटेड जो है क्या कर रहा है? ए गवर्नमेंट ओन एंटिटी, गवर्नमेंट की एंटिटी है। इट प्रोड्यूसेस अराउंड 80% ऑफ द इंडियाज कोल। कितना? 80% अकेले, 80% अकेले, 80% कोल का प्रोडक्शन कर रहा है कौन? CIL, कोल इंडिया लिमिटेड, जिसका एस्टेब्लिशमेंट डेट 1 नवंबर 1975 है। कब बन रहा है ये? 1 नवंबर 1975। ठीक है। नेशनलाइज कब हुआ था इंदिरा गांधी के समय में? रिमाइंड करिए कि कब हुआ था। तो कोल इंडिया जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो 80% प्रोडक्शन कर रहा है, और ये गवर्नमेंट की कंपनी है। नहीं, एक और देखेंगे हम लोग, तेलंगाना में जो है इंडियन गवर्नमेंट और तेलंगाना गवर्नमेंट की ज्वाइंट वेंचर्स कंपनी है सिग्रेनी। ठीक है, ये
सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड, ठीक है। कोलरीज से कोयलरीज शब्द बना, जो अगर जो झारखंड और उसके हिंदी बेल्ट के आसपास के लोग हैं वो इस शब्द से बहुत ही बहुत उनको कोयलरी, बहुत सारे गीतों में है इस शब्द का यूज। ये बन रहा है, इंग्लिश का जो वर्ड है कोलरीज, ठीक है। तो सिंगरेनी कोलरीज जो है कंपनी लिमिटेड जो है वो एस्टेब्लिश्ड हो रही 1920 में, और ये जो है तेलंगाना गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट और तेलंगाना गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट और तेलंगाना गवर्नमेंट की ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। क्या है? इंडियन गवर्नमेंट, और इसमें जो शेयर्स हैं वो 51% शेयर जो है वो इंडियन गवर्नमेंट का है, एंड 49% शेयर्स जो है वो तेलंगाना गवर्नमेंट के हैं। ये ज्वाइंट कंपनी है, एस्टेब्लिश्ड हो रही 1920 में, जब, और उस समय तो तेलंगाना गवर्नमेंट थी नहीं, तो हिस्ट्री में हम जानते हैं कि वहां पे निजाम का शासन था। हैदराबाद वाज द गवर्नमेंट, हैदराबाद वाज द प्रिंसली स्टेट, हैदराबाद के निजाम का शासन था उस इलाके में, और वहां पे ये कंपनी बन रही है, जो कि बाद में इंडिया में अभी जो है वो तेलंगाना वाले क्षेत्र में माइनिंग करने के लिए ये सोल कंपनी है। तो हमने देखा कि एक CIL है, और एक क्या देखा, सिंगरेनी कोलरीज कंपनी जो है वो कर रही है, और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर्स है, ठीक है। उसका डेट याद रखना है कि अगर पूछ लिया तो, अगर हम देखेंगे तो CIL से पहले स्टैब्लिश्ड हुई है सिंगरेनी, नहीं, तो इसको याद रखने की जरूरत है। अगर उसका क्रोनोलॉजी पूछ ले तो उसका हमको याद रहना चाहिए। तो उसी तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स जो है, अभी ये कब शुरू हुआ, प्राइवेट प्लेयर्स को ऑक्शन देना कब शुरू किया है गवर्नमेंट ने, ये 2020 के बाद, नहीं, ये जो है ये 2020 के बाद, ये 2020 के बाद शुरू किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। क्यों शुरू किया? इसलिए कि हमारे पास जो CIL है और सिंगरेनी कंपनी जो है, ये जितनी जरूरत थी हमारी एनर्जी की, भूख जितनी है हमारी इकोनॉमी को, वो प्रोडक्शन करके नहीं दे पा रहे थे। तो उसकी वजह से प्राइवेट कंपनी, अब इसके अपने प्रोज और कॉन्स हैं। प्राइवेट कंपनी कितना ध्यान रख पाएंगी इन्वायरमेंट का, कितना ध्यान रख पाएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो फैक्टर्स हैं उसका, इस सब बातें कभी विस्तृत तरीके से हम लोग सीखेंगे किसी और क्लास में। लेकिन हम अभी देख रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी जो है अडानी इंटरप्राइजेज, अभी यही वो कंपनी है जो कि हसदेव जंगल में, हसदेव वाले इलाके में माइनिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिंदल स्टील ग्रुप है वो कर रहा है, नहीं, टाटा पावर है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। अगर कभी आपको फुर्सत मिले तो बहुत सारी कंपनियां हैं, करीब 10 कंपनियां हैं, लेकिन दीज आर द मेन ह्यूज जाइंट प्लेयर्स। they are participating to produce the coal in this country. ये अपना योगदान दे रहे हैं भारत के जो कोल प्रोडक्शन का लिमिट है उसको अचीव करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए ये प्राइवेट सेक्टर्स की जो कंपनीज है ये आ रही है। ये ध्यान देने की जरूरत है कि ऑक्शन के थ्रू, लॉटरी सिस्टम नहीं, ऑक्शन होता है। ऑक्शन और लॉटरी में क्या है कि हम ऑक्शन की कोई एरिया लिए और उसके बाद ऑक्शन में उस एरिया को ले आए, और डिफरेंट प्लेयर्स आएंगे और उसका जो ज्यादा रेट लगाएगा और ज्यादा जितने भी हमारी कैटेगरीज उसमें बना के रखते हैं, अगर उसको फुलफिल कर रहा है तो हम उसको नॉमिनेट करते हैं कि यू आर एंटाइटल्ड टू माइन इन दिस एरिया। ओके, ये चीज है। हाँ, अब क्या है, पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज और रिफॉर्म्स क्या है कोल को लेके। तो कमर्शियल कोल माइनिंग जो है वो कब शुरू हुई? अभी मैंने बात की कि 2020 में, जो हमने बात कही थी कि कमर्शियल कोल माइनिंग में प्राइवेट सेक्टर जो है वो 2020 में पार्टिसिपेट करना शुरू करता है। अलाउड प्राइवेट प्लेयर्स टू माइन एंड सेल कोल फ्रीली, नहीं, माइन भी कर सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ब्रेकिंग कोल इंडिया लिमिटेड मोनोपोली, नहीं, क्या कोल इंडिया लिमिटेड की मोनोपोली को, मतलब उसी का एक शब्द, पहले तो वही कंपनी सिर्फ माइन करती थी और पूरा नहीं कर पा रही थी। जितनी जरूरत थी हमारे इकोनॉमी में कोल की, उसको पूरा नहीं कर पा रही थी। इस वजह से ये प्राइवेट सेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, और उसके अलग क्वेश्चंस हैं जो विभाग की इन्वायरमेंटल लॉ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पैरामीटर्स को कितना फुलफिल कर पाते हैं, उसकी बातें हम और करेंगे। लेकिन अभी इस बात को कि कमर्शियल कोल माइनिंग जो है वो 2020 में शुरू हुआ है, और प्राइवेट पार्टनर्स के बारे में हमने देखा। ऑक्शंस होते हैं,
नहीं, ऑप्शंस की बात हम लोग कर लिए। और ये जो प्रॉब्लम्स है कि माइन क्लोजर, जैसे कि मान के चलिए कि अगर माइनिंग हो गई तो माइनिंग के बाद कैसे, जैसे कि जो लोग कोल के बारे में या फिर झारखंड और पुरुलिया वाले रीजन में होंगे, वेस्ट बंगाल का जो रीजन है, तो वहां पे हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे ही छोड़ दिए गए। बहुत सारे गांव के नीचे से आपने माइन कर लिया, उसके कोयले निकाल लिए, अब पूरा का पूरा गांव जो है वो सब नीचे धंसने की स्थिति में है, गांव खाली हो गए हैं। तो उसमें ये थी कि उसमें क्या रेत डालने की या फिर और भी मटेरियल्स उसको डाल के फिल करने की बात थी, वो कंपनियों ने नहीं किया। और उसी तरीके से आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में हम ओपन पिट करते हैं, गड्ढा खोद लिया, अगर मान के चलिए कि यहाँ पे हमारा कोल है और यहाँ पे ट्रीज है, नहीं यहाँ पे ट्रीज है और इसके नीचे रॉक्स है, नहीं ये रॉक्स है और ये कोल है। तो अगर ये कोल है तो हम क्या करते हैं कि इसको पूरी तरीके से काट के और हटा लिया और उसके बाद हमने यहां से माइनिंग करना शुरू किया। ठीक है, तो इस परिस्थिति में क्या होगा कि जब यहां से आप निकाल लेंगे, सॉरी, तो इस जगह का क्या होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, फिर से एस्टैब्लिश कर, फिर से इसको ये जो बाहर निकाले इसको फिर डंपिंग करके और फॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। तो ये जो काम है नहीं, इसको करना, इसको कितना मुस्तैदी के साथ गवर्नमेंट मॉनिटर करके करवा पा रही है, ये सभी चीजें देखने की बात है। तो माइन क्लोज है, इसको बंद कर, मतलब जो माइन है उसको बंद कर दिया गया, माइनिंग क्लोज है। और जब इस जगह पे बहुत सारे आप देखेंगे तो लोग रहते हैं, गांव के गांव बसे हुए हैं कई दफा, तो नहीं, या फिर उनके खेत हैं, तो जब खेत से माइन कर लेंगे या फिर उसके हटा देंगे, वहां पे जब जेसीबी चलनी शुरू होगी, बड़े लेवल पे जब माइनिंग शुरू हुआ, तो वो लोग कहां जाएंगे, तो उनके रिहेबिलिटेशन का प्लान जो है, उनका रूल्स जो है, उस सबको ये सारे जो हम देखेंगे तो उसमें क्या है, पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स में कि ये ध्यान देने वाली बातें हैं। ओके ओके, एम आई ऑडिबल? वंस अगेन just confirm, some people please tell me, कुछ लोग इस बात को जरा एक बार फिर से बताएं कि मैं ऑडिबल और विजिबल हूं, तो और मुझे भी पता चलेगा कि हाँ, ओ कुमुद, या थैंक यू, ऑडिबल, गुड, एंड विजिबल? विजिबल का नहीं है कुछ भी, सिर्फ ऑडिबल? हेडफोन लगा के सुना जा रहा है क्या सिर्फ क्लास में? ओके ओके ओके, तो अभी हम क्या देख रहे थे कि फिर चैलेंज क्या है, व्हाट आर द चैलेंज फेसिंग टू कोल सेक्टर, क्या क्या कर रहा है, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है, इसके क्या है, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है, वही सस्टेनेबिलिटी की जो बात है कि इन्वायरमेंट में चूंकि माइनिंग जब करते हैं तो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है, बहुत बड़े लेवल पे डस्ट, और तो इसलिए कि कोल के जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर्ड हो जाते हैं इन्वायरमेंट में, तो माइक्रो पार्टिकल्स और द मेजर पार्टिकल्स को पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो उसको लैंड एक्विजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट, अगर किसी इलाके को कोई भी विलेज है, नहीं कोई भी विलेज है और उसके लोग हैं, ओके, तो उसके जो लोग हैं वो तो उस गांव के जो लोग हैं, अगर कोई भी गांव रह रहा है, नहीं कोई भी गांव के लोग रह रहे हैं यहां, तो अगर बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो उसमें क्या है कि इनकी खेती है और ये लोग जब यहां से हटाए जाएंगे तो उनको कहीं पे बसाने की जो व्यवस्था है, जैसे कि उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि बोकारो स्टील प्लांट जब वहां स्टैब्लिश किया जा रहा था, तो उस जगह पे जो फार्मर्स थे, जो वहां के लोग थे, उनको डिस्प्लेस्ड किया गया और अभी भी वो मुआवजे की मांग करते हैं, अभी भी प्रोटेस्ट करते हैं, नहीं कि उनको सही तरीके से मुआवजा नहीं दिया गया। तो ये इन्वायरमेंटल कंसर्न्स तो हम लोगों ने देख लिया, और इसमें लैंड एक्विजिशन, तो इनके लैंड एक्विजिशन में उनको बिठा के बात किया जाए कि हम और क्या कर सकते हैं, कि उनका अगर लैंड हम ले रहे हैं तो उनके लिए और क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी तरीके से कि डिस्प्लेस किया, यहां से कहीं और बसाया, अक्सर ऐसा होता है कि किसानों फार्मर्स को ऐसी जगह पे बसाते हैं हम जहां पे वो फार्मिंग ही नहीं कर सकते, एक तो अटैचमेंट होता है हमारे घर से होता है, तो वो जो लोग हैं जिनको अपने घर से, अपने गांव से, अपने खेत से, अपने पहाड़ से
सबसे जिसका अटैचमेंट है, तो उनको हम बात करके और इस बात को डिस्कस करें, और डिस्कस करने के बाद हम उनको समझाएं कि माइनिंग क्यों जरूरी है देश के प्रोग्रेस में, आपके प्रोग्रेस में, और इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। तो ये चीजें गवर्नमेंट जो है वो चैलेंज फेस करती है ये सब करने में। कोल शॉर्टेज एंड इंपोर्ट डिपेंडेंस, अभी हमने बात किया कि इंडोनेशिया जो है वो लार्जेस्ट हमारा सप्लायर है, जो हम एक्सपोर्ट करता है हमको, हम इंपोर्ट करते हैं इंडोनेशिया से। साउथ अफ्रीका सेकंड लेवल पे, ऑस्ट्रेलिया थर्ड नंबर पे हमको सप्लाई करता है, हम वहां से कोयला खरीदते हैं। वी इंपोर्ट कोल फ्रॉम द इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। और इसी क्रम में याद रखना है, नहीं, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इसी क्रम में याद रखना है। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो है वो इंडोनेशिया है। ओके, और तीसरा क्या, और क्या चैलेंजेस है, व्हाट आर द नेक्स्ट चैलेंजेस? स्लो एडेप्टेशन ऑफ क्लीन कोल टेक्नोलॉजी। अभी हमने बोला कि इन्वायरमेंट का इशू इतना बड़ा है, फिर भी हसदेव को काट के और क्या किया जा रहा है, वहां पे खोदेंगे हम और उसमें माइनिंग करेंगे। टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे, अभी भी बहुत स्लो एडेप्ट करने में हम हैं, डिस्पाइट कि हम सब लोग एनर्जी उसको इन्वायरमेंट को लेके बहुत कंसर्न है, और रीयूजेबल और क्लीन और ग्रीन एनर्जी के रिसोर्सेज पे हम काम कर रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अभी भी हम बहुत ही जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उस पे बिलीव कर रहे हैं, और उसी को अख्तियार कर रहे हैं, उसी को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं माइनिंग के लिए, कोल माइनिंग के लिए। तो उसका भी एक चैलेंज है कि टेक्नोलॉजी का बहुत स्लो एडेप्टेशन है, बहुत स्लो तरीके से हम अंगीकृत कर रहे हैं, बहुत स्लो तरीके से हम उसको अपना रहे हैं। ओके, फ्यूचर ऑफ कोल सेक्टर्स इन इंडिया, फ्यूचर्स क्या है फिर, व्हाट आर द फ्यूचर्स? कोल सेक्टर का फ्यूचर्स क्या है? ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी। अब रिन्यूएबल एनर्जी जब होगा तो उसमें जो हम देख रहे हैं कि बहुत लोड है, वो लोड कम होगा। इंडिया एम्स टू रिड्यूस कोल डिपेंडेंसी बाय प्रमोटिंग सोलर। किसको करेगा? सोलर को कर लेगा। नहीं, अभी गवर्नमेंट की बहुत इंफेसिस है, बहुत ही जोर है कि सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जाए। हाइड्रो एनर्जी पे काम हो रहा है, नहीं, हाइड्रो एनर्जी पे काम हो रहा है ताकि कोल पे जो डिपेंडेंसी है हमारी वो कम हो सके। तो ये है फ्यूचर्स। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे कि कौन कौन से मेजर्स हम अपना सकते, कौन कौन से तरीके अपना सकते जिसके डिपेंडेंसी कम हो, तो अलग अलग अगर हम सोर्स में चले जाएं जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे तकनीक है। साउथ अफ्रीका में जो करंट्स हैं, जो सी करंट्स जो होते हैं उसको यूज करके किया जा रहा है एनर्जी को प्रोड्यूस करने की, वहां पे ये प्रैक्टिस चल रही है। तो इस तरीके का हम, लेकिन वही स्लो एडेप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसलिए कि हमारे पास कोल है, लेकिन उससे जब हटेगी चीजें, अभी वो फ्यूचर की बातें हैं, अभी नहीं हटी है तब तक हम वी आर डिपेंडेंट अपॉन द कोल। ओके, जो कि 70% हम देखे थे कि 70% अभी भी हमारे एनर्जी का सोर्स बना हुआ है। सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस क्या है? ये क्या होता है? फोकसेस ऑन द क्लीनर एक्सट्रैक्शन मेथड्स एंड कार्बन न्यूट्रलिटी। नहीं, कि इसमें क्या है कि हम फोकस होते हैं कि उसमें कम से कम पॉल्यूट करें, हम कम से कम जब माइनिंग करें तो कम से कम पॉल्यूशन हो सके, इसके लिए हम उस पर सस्टेनेबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट यही है कि हम इस जनरेशन में तो यूज करें ही करें, आने वाले जनरेशन को भी हम उसके लिए आने वाले जनरेशन को भी वो रिसोर्सेज अवेलेबल रहे ताकि वो भी यूज कर सके। पूरा सस्टेनेबिलिटी का पूरा डिबेट ही यही है। ओके, इन्वेस्टमेंट इन क्लीन कोल टेक्नोलॉजी, नहीं, कार्बन कैप्चर्स एंड स्टोरेज एंड हाई एफिशिएंसी लो एमिशन पावर प्लांट्स। ये क्या है कि ऐसे पावर प्लांट्स हम डेवलप करें जिसमें कि हम ज्यादा से ज्यादा कम कंजप्शन हो और ज्यादा प्रोड्यूस कर सके। नहीं, ऐसे पावर प्लांट्स की इन्वेस्टमेंट इन क्लीन कोल टेक्नोलॉजी, हम उसमें अगर क्लीन कोल टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा कि कार्बन कैप्चर्स एंड स्टोरेज एंड हाई एफिशिएंसी लो एमिशन, हाई उसका एफिशिएंसी होगा और लो एमिशन होगा पावर प्लांट्स। ऐसे पावर प्लांट्स के हम अगर उसमें करें तो जिसका लो एफिशिएंसी, हाई एफिशिएंसी हो और लो कंजम्पशन हो। ओके, अब एक बार जरा हम देखते हैं इसको
जो ये याद करने वाली चीज है कि लार्जेस्ट कोलफील्ड जो है वो कहाँ है झरिया कोलफील्ड इन झारखंड, जो हम लोग पहले बात किए थे। ओल्डेस्ट कोलफील्ड माइल कहाँ है? रानीगंज कोलफील्ड, वेस्ट बंगाल 76 में है। नहीं, कोल रिजर्व्स, गोंडवाना कोल मेक्स अप 98% ऑफ द इंडियाज टोटल कोल रिजर्व्स एंड 99% ऑफ इट्स कोल प्रोडक्शन। इसको याद रखने की जरूरत है। गोंडवाना कोल मेक्स, नहीं, गोंडवाना कोल जो है, और टाइप ऑफ कोल में हमने देखा था कि क्या है, बिटुमिनस, और क्या है, और क्या कह रहा है, विच कॉमनली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। कौन सा? बिटुमिनस जो है कॉमनली यूज्ड फॉर बिटुमिनस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड एंथ्रासाइट। बिटुमिनस और एंथ्रासाइट कर रहा है हाई ग्रेड ऑफ कोल। हाई ग्रेड ऑफ कोल क्या था? हमने देखा था कि एंथ्रासाइट कितना परसेंट था? 86 to 97% था एंथ्रासाइट पे। नहीं, उसी तरीके से कोल ब्लॉक्स एलोकेशन में क्या देख रहे हैं हम लोग कि कोल ब्लॉक्स आर नाउ एलोकेटेड थ्रू ऑक्शंस। अभी पढ़े थे हम लोग, नॉट ऑन ए लॉटरी बेसिस। लॉटरी बेसिस पे नहीं, ऑक्शन के बेसिस पे हो रहा है। CIL, Coal India Limited, CIL and its subsidiary are wholly owned by the central government and are incorporated under the Companies Act 1956। नहीं, इसमें लिमिटेड थी 1956 में, नेशनलाइज कब हुई? 72 में। नहीं, और फिर से अब प्राइवेट पार्टनर्स जो है, प्राइवेट जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो कब आनी शुरू हुई है माइनिंग में? 2020 में। ओके, नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स, CIL डायरेक्टली कंट्रोल, CIL मींस कोल इंडिया लिमिटेड, नहीं, कोल इंडिया लिमिटेड, इसकी बात हो रही है। कोल इंडिया डायरेक्टली कंट्रोल्स कोल माइंस इन आसाम एंड इट्स नेबर एरियाज थ्रू द यूनिट नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड। यूनिट नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड, अब इसको देख लेंगे कि ये क्या करता है कि नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड, आसाम एंड इट्स नेबर्स। नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड जो है वो क्या है? CIL का ही सब्सिडरी बॉडी है। कोल डायरेक्टली कंट्रोल करता है आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जो मेघालय में भी है, तो उसको ये करता है। ओके, ये जो चीज है, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है हमारे पास कि कहां कहां पे कौन कौन से एरिया है कोलफील्ड के। ओके, कौन कौन से एरिया जो है वो कहां कहां एलोकेटेड है, मैच करने में क्वेश्चंस पूछता है। या फिर नन ऑफ दीज में क्वेश्चन इस तरीके के पूछ लिया जाता है कि कौन ये इलाका जो है, नागालैंड में जैसे मान के नागालैंड पूछ लिया कि तिरु और चामुंडमा ये कहां है, ये पूछ लिया आपसे। तो इसको जरा देख लेंगे कि झारखंड, एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि अगर आपके पास झारखंड ऑप्शन में है और लार्जेस्ट रिजर्व पूछता है, उड़ीसा नहीं है, तो झारखंड विल बी द आंसर। इफ देयर इन द ऑप्शन उड़ीसा इज देयर and if the question is asking which is the largest reserve of coal, then the Odisha will be the answer। ठीक है, इसको सबको समझ में आ रहा है क्या? सबको समझ में आ गया इस बात को? ओके, तो झारखंड का जो एरिया है, इसमें हमारे पास क्या है? झड़िया है, और क्या? गिरिडीह है, गिरिडीह, बोकारो, कर्णपुरा, रामगढ़, डाल्टनगंज, ये कहा? झारखंड में ये एरिया है जो कि इंपॉर्टेंट कोलफील्ड एरियाज हैं। उसी तरीके से उड़ीसा के अंदर है हिलचर। अच्छा, अगर आपको सब याद नहीं करने का हो तो जो पहले नंबर पे है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत अगर टाइम ना हो आपके पास तो ये इसका जो जिसका भी फर्स्ट है उसको याद किया जा सकता है। तो उड़ीसा का थिलचर, एलबी वैली, जारसोगुड्डा और रामपिया, मांड रायगढ़। आप देखेंगे कि तो मांड रायगढ़ जो है वो आपको छत्तीसगढ़ में भी है। नहीं, एक एरिया है बॉर्डर बाद में क्रिएट हुए स्टेट्स के, छत्तीसगढ़ नहीं। गारवा बहुत इंपॉर्टेंट है ये गारवा। और छत्तीसगढ़ जो है, एक बात और कि खुले में, मतलब जिसको अभी हम लोग जो पिक्चर बनाए थे कि ओपनली करने में लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट छत्तीसगढ़ जो है
ओपनली माइनिंग करने में छत्तीसगढ़ जो है वो सेकंड, वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट जगह है। और ये जो है जाबरा कुसमांडा, हंसदेव इसकी बात कह रहे थे कि जहां पे अभी प्राइवेट बॉडी जो है वो माइन कर रही है। मांडा रायगढ़, वेस्ट बंगाल में रानीगंज ओल्डेस्ट है ना, अभी हम लोग जो बात कर रहे थे ओल्डेस्ट माइनिंग है यहाँ पे, नहीं, ओल्डेस्ट माइनिंग का रानीगंज वेस्ट बंगाल में। मध्य प्रदेश में पेंच और कान्हा और सतपुरा रेंजेस में जो है कोलफील्ड मिले हुए हैं। तेलंगाना में सिंगरानी कॉलोरीज कंपनीज लिमिटेड, ये यहां पे काम कर रही है। नहीं, तमिलनाडु में क्या है, नेवली लिंग, अच्छा ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। अब यहां पे हम लोग दो चीज देख रहे हैं कि कहां पे कौन सी कंपनी काम कर रही है। तो तेलंगाना में हमने देखा था सिंगरानी कोलोरीज कंपनी काम कर रही है, तमिलनाडु में नेवली लिंक्टे कॉर्पोरेशन काम कर रहा है, महाराष्ट्र में वारदा वैली एंड पेंच कान्हा, ये इलाके हैं जहां पे ये काम कर रहा है। महाराष्ट्र में काम नहीं कर रहा है, ये इलाके जहां पे कोलफील्ड एरिया है। आसाम में माकुम, लेदो, लखीमपुर, नामदांग और भोराला। उसी तरीके से मेघालय में जैंतिया एंड गारो, दोनों पहाड़ियों के भी नाम है, जैंतिया एंड गारो। इस दो को अलग कर लेना होगा, ये मिस्टेक से, मेरी गलती की वजह से ये यहाँ पे इसको अलग ब्लॉक्स बनने थे, ये इस कंपनियों के नाम है, दिस आर द कंपनीज नेम। और उसके बाद जो है यानी ये जो है ये कंपनी के नाम है जो तेलंगाना में और तमिलनाडु में ये कंपनियां फंक्शन कर रही हैं। और उसके बाद जो है ऑल दीज आर द स्टेट एंड द कोलफील्ड एरिया सिचुएटेड इन द स्टेट्स। ठीक है, मेघालय में जैंतिया एंड गारो दोनों पहाड़ियों के नाम है, नागालैंड में तिरु और चामुंडीमा, और अरुणाचल प्रदेश में है नामचिक, नामपुक। तो ये आपके पास एक डेटा है जो कि अगर मैं आपके लिए इसको ये है आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। तो ये एक बार याद रखने की जरूरत है, अगर कुछ भी नहीं है तो इसके एक एक नाम, झारखंड से तिलचर, गारवा, नहीं, रानीगंज वेस्ट बंगाल में, पेंच कान्हा एंड सतपुड़ा, ये तो बहुत आसान है, नहीं, मध्य प्रदेश में। उसी तरीके से वारदा वैली और पेंच कान्हा, नहीं, महाराष्ट्र, आसाम में माकुम और जयंतिया गारो, मेघालय में, नागालैंड में तिरु, नहीं, और निमचक, नामपुक। ये ऐसे याद रख लेने की जरूरत है, एक एक भी अगर हम याद कर लेते हैं तो मोस्टली हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, एंड तो ये आई होप कि आपको ये चीजें याद हो गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितना भी देखेंगे आप, ये सब इन्वायरमेंट के हिसाब से, वी पीपल आर द यंग पीपल, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात है वो हम कर रहे हैं अपने आने वाले जनरेशन के लिए। तो आपको देखेगा तो जो भी है ना, ये सब के सब प्लेट्यू रीजन्स हैं, इस सब के सब जो है वो प्लेट्यू रीजन्स। और इंडिया में, अगर इंडिया की बात करें हम, इंडिया में अगर हम देखेंगे तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये जितने भी जगहें हैं, नहीं, ये जितनी भी जगहें हैं वो कहां है, ये इसको अगर एक मैप पे अगर हम लोग देख सके तो मैप पे देखें अगर हम, तो इसमें पाएंगे कि ये जो जगह है, ये सारी जगह जो है, दिस ऑल प्लेस, ये सारी की सारी जो जगह हैं, अगर हम देखें तो अगर एक इंडिया का अगर हम देखें तो अगर हम इंडिया का मैप अगर देखें, नहीं, अगर एक इंडिया का रफ मैप, ओके, तो इंडिया का अगर हम रफ मैप देखें तो इंडिया के रफ मैप में हम देखेंगे तो ईस्टर्न कोस्ट के आसपास में ये सब के सब, ईस्टर्न कोस्ट का छत्तीसगढ़ का हो, झारखंड का हो,
वेस्ट बंगाल का हो, नहीं, तो ये जितने भी हैं, या फिर नागालैंड हो या फिर अरुणाचल हो, तो ये जितने भी हैं ये सब के सब हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे के आसपास के रेंज में है, नहीं इस तो, और सब प्लेट्यू रीजन्स है। तो एक याद रखने की कि जब भी कुछ पूछे तो आपको इस राजस्थान वाले स्टेट, गुजरात वाले स्टेट्स के ध्यान में नहीं आने चाहिए, वो जितने भी हैं वो इस तरफ है, नीलगिरी हिल्स में हो, तो यहाँ पे हम लोगों को ये ध्यान देने की जरूरत है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। सॉरी फॉर द बैड मैथ, थोड़ी जल्दी, तो ये चीज थी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जितने भी हैं वो सब के सब, ये सब के सब सतपुरा रेंज हो, तो ये सब के सब ईस्टर्न साइड में, अगर हम बीच से अपने मैप को डिवाइड कर दें तो सब के सब ईस्टर्न साइड में। ओके, तो ये है छत्तीसगढ़ जेब्रा। हाँ आदित्य, तो या इट्स जेब्रा, या दिस इज द, I wrote it here. Okay? Okay. What is the confusion? Tell me. I'm here to sort it out. No. Basically, Pench Kanha. No. Pench Kanha is in the Maharashtra. और उसकी बॉर्डर एरिया, जैसे कि हम देखेंगे ना, तो ऐसा तो है नहीं कि एक जो बड़ा जंगल का एरिया है, या फिर जैसे झारखंड का जो एरिया है, तो झारखंड में बहुत सारे जो हैं, तो एक बड़े एरिया में ऐसा है, तो एक ही जगह दो जगह हो सकता है, नहीं, नाम सेम है बट वो बड़ा एरिया होने की वजह से इट इज डिवाइडेड बिटवीन द टू स्टेट्स, नहीं, तो ऐसा है। ओके कुमार, यस। तो वो चीजें हैं, इसको मतलब इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी एग्जाम है और इसको याद कर लें आप लोग, और कंफ्यूज एकदम मत हो, इसलिए कि आई एम हियर विथ रिसर्च, तो उसमें एकदम से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये डेटा है, अभी जल्दी से एग्जाम है और इसको याद कर लें। मैंने आपको 2 मेथड बताए कि अगर पूरा याद नहीं होता है तो इसमें से जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसको याद करें, एंड और उसके बाद से बिना किसी शक के जो डेटा आपको मिला है उसको जाके और पुट करें और बेहतर रिजल्ट होगा। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो स्टेट वाइज जो यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है उसको याद करें, मैक्सिमम हमने डिस्कस कर लिया है। एक अभी लास्ट वाली बातों में हमने बताया कि उसको याद करने का एक और आसान तरीका क्या है। तो लास्ट वाली हमने चीज देखा कि जो है कि उसको मोस्टली जो है हमारे पास कोलफील्ड के जो रिजर्व्स हैं वो हमारे कंट्री के अगर सेंट्रल पार्ट से हम अगर करें तो सबके सब ईस्टर्न कोस्ट के तरफ में सबके सब हैं। तो ये था आज का हमारा क्लास, दिस वाज द क्लास। आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा और थैंक यू। Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.